हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत न्यूक्लियर पावर एनर्जी में आत्मनिर्भर होता जा रहा है, क्या आपको पता है? और वहीं पर न्यूक्लियर पावर एनर्जी में कौन सा शेयर काम कर रहा है, क्या इसके बारे में पता है? तो जल्दी से कमेंट में बता दीजिए, क्योंकि आज की टॉपिक यही है। क्योंकि मैंने कहा था कि अगर हमें पैसा कमाना है तो सरकार कहां कहां फोकस कर रही है उस पर ध्यान देना जरूरी है, और उसी के रिगार्डिंग पूरी सीरीज हमने स्टार्ट की है। और पिछले कुछ महीनों से जो भी वीडियो बनाई है वहां पर स्टॉक में भी आप मूवमेंट देख रहे हैं, और आप भी तारीफ कर रहे हैं कि हाँ, बहुत बेहतरीन लर्निंग देने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं होता, सिर्फ चीजों को लेने का नजरिया होता है। जहां पर सरकार पैसे लगा रही है, कंपनी के पास ऑर्डर आ रहे हैं, तो वो शेयर तो ग्रोथ करेंगे ही करेंगे ना। तो चलिए इसी चीज को शुरू करते हैं और डिटेल में जानने समझने की कोशिश करते हैं। क्या आपको पता है पूरी दुनिया में जो एनर्जी कंजप्शन है उसमें से केवल 20% एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी से आती है और बाकी 80% की एनर्जी कोल, पेट्रोल, डीजल, गैस जैसे कंपोनेंट से आती है। जो 80% की एनर्जी आती है उसको प्रोड्यूस करने वाले टाइम कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जो कि पूरे एनवायरनमेंट को खराब करता है, और इसी से क्लाइमेट क्राइसिस भी आता है। और अब दुनिया को इस बात की चिंता सता रही है, इसीलिए लगातार इस पर एक्शन भी हो रहा है। और इसको ठीक करने के लिए पूरी दुनिया एकजुट होकर काफी कुछ स्टेप भी ले रही है, जैसे सोलर पावर प्लांट, विंड एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, न्यूक्लियर पावर प्लांट पे फोकस किया जा रहा है। इसलिए लास्ट मंथ दुबई में यूनाइटेड नेशन के अंदर एक कॉन्फ्रेंस रखा गया था, जिसको COP28 का नाम दिया गया था। दुनिया से 70,000 से ज्यादा लोगों ने इसको अटेंड किया था, जहां क्लाइमेट चेंज और नेट जीरो एमिशन को लेकर बात की गई थी। पहले भी हमने इससे रिलेटेड सेक्टर को कवर किया है, जहां पर हमने सोलर सेक्टर, रिन्यूएबल सेक्टर पर बात की है। अगर वो वीडियो नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा, डिटेल एनालिसिस है। क्योंकि आप सब कभी पूछते हैं इसके बारे में उसके बारे में, तो सोलर और रिन्यूएबल से सारे स्टॉक अपने आप कवर हो जाएंगे। और थोड़ा सा वो वीडियो देख लेंगे तो आज की वीडियो को हम शॉर्ट रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप वहां से रिलेट भी कर पाएंगे। तो आज जिस कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं वो है न्यूक्लियर एनर्जी। तो कैसे न्यूक्लियर एनर्जी जीरो नेट कार्बन इमिशन में हेल्प करती है, इंडिया इसके लिए क्या कुछ कर रहा है, और लास्ट में स्टॉक जो यहां पर काम कर रहे हैं करेक्ट, उसके बारे में बात करेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक करके मोटिवेट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपने मेरी रिक्वेस्ट मानी है। और अभी भी 36% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और दिल से शुक्रिया। यूट्यूब मेंबरशिप में जो भी लर्निंग हम दे रहे हैं वो आपको बहुत पसंद आ रही है, जिसका प्रूफ आपके सामने स्क्रीन पर है। तो आप भी ज्वाइन बटन से ज्वाइन कर सकते हैं। और स्टॉक मार्केट खुलने से पहले कोई भी न्यूज चाहिए तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो अभी हमने बात की कि पूरे दुनिया में एनर्जी कंजप्शन में सिर्फ 20% इलेक्ट्रिसिटी से आता है, और उस 20% में से केवल 2% इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर पावर प्लांट से बनती है। और इसको बूस्ट करने के लिए सरकार नए तरीके अपना रही है। समझ रहे, 2% है तो कितना बड़ा ग्रोथ हो सकता है। आने वाले टाइम में न्यूक्लियर पावर ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए एक मेजर रोल प्ले करेगा, क्योंकि न्यूक्लियर एक क्लीन एनर्जी है। होता क्या है कि पेट्रोल, डीजल और कोल के यूसेज से भारी मात्रा में CO2 निकलता है। पूरी दुनिया कोशिश करी है पेट्रोल, डीजल, कोल के यूसेज को कम करने के लिए कुछ ऐसे मीडियम या फ्यूल ला सके जिससे कार्बन इमिशन ना हो, और वो मिला ग्रीन हाइड्रोजन के रूप में। और इसलिए ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन पर फोकस किया जा रहा है। और इस ग्रीन हाइड्रोजन जनरेशन से ना केवल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, बल्कि एक क्लीन एनर्जी का सोर्स भी प्रोड्यूस होगा। तो ये तो हो गया कि न्यूक्लियर एनर्जी कैसे हेल्प करेगी नेट जीरो कार्बन एमिशन के लिए। अब आते हैं इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी में कहां खड़ा है और फ्यूचर के लिए क्या कर रहा है। इंडिया के पास करंट में 23 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है, जिससे लास्ट 10 सालों में इलेक्ट्रिसिटी की 411 बिलियन यूनिट जनरेट हुई है। साथ ही साथ इंडिया ने 353 मिलियन टन के CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को काटा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट डेटा है जो आप सबको पता होना चाहिए। 2013-14 में इंडिया न्यूक्लियर पावर से 35,334 मिलियन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता था। वो 2022-23 में 46,982 मिलियन यूनिट हो गया। मतलब 8 साल में ग्रोथ लगभग 33% का है। 2014 में इंडिया की टोटल न्यूक्लियर कैपेसिटी 4780 मेगावाट की थी, जो अब बढ़कर 7480 मेगावाट की हो गई है 2023 में। तो 9 साल में 56.5% का ग्रोथ है। तो यानी अब अगर सरकार लग के काम कर रही है तो ग्रोथ कितना तेज होगा, ये ध्यान रखिएगा। फ्यूचर प्लान की बात करें तो 31-32 तक इंडिया अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटी को 7480 मेगावाट की है, उसको बढ़ा के 22,480 मेगावाट करेगा, लगभग 3 गुना। जो मैंने अभी तुरंत कहा था कि जब सरकार काम करेगी तो कितना तेज होगा। 10 न्यूक्लियर रिएक्टर जिनकी कुल कैपेसिटी 8000 मेगावाट की होगी, उसका काम चल रहा है, जो 2030 तक पूरा होगा। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा, कर्नाटक और MP में सरकार ने USA के साथ मिलकर 1208 मेगावाट के 6 न्यूक्लियर रिएक्टर
के लिए अप्रूवल दिया है, जो आंध्र प्रदेश में बनाया जाएगा। ये है सरकार की करंट पोजीशन न्यूक्लियर एनर्जी में, और आगे फ्यूचर क्या प्लान है। अब आते हैं स्टॉक पे जिनको फायदा मिल सकता है, मेजर स्टॉक जिनका यहां पर वर्क है। तो 4 स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे, बट आप एक चीज गौर करो, जो सबसे बड़ी लर्निंग है, जो मैंने बोला था, सेक्टर के इसलिए, फ्यूचर के लिए। सरकार क्या कर रही है, काम कर रही है। क्या काम रातों रात होगा? नहीं होगा। कोई भी चीज 2030 का डेटा आ रहा है, जितनी भी सेक्टर एनालिसिस की वीडियो बनाई है, वहां पर सरकार का जो फोकस है 2030 तक एक बड़ा चेंज लाने का है, और वो बड़ा चेंज की शुरुआत हो चुकी है, जो आपको दिख रहा है। तो यानी अगर मोदी सरकार वापस से आती है तो वहां पर ये एक बेहतर फोकस वे में रहेगा। तो इसलिए मैं क्या बोलता हूं, लर्निंग इंपॉर्टेंट है, टिप्स नहीं देते। क्योंकि टिप्स की बात बार बार मैं यहां पे हाईलाइट इसलिए कर देता हूं, क्योंकि जब 5 साल 7 साल का आप ग्रोथ देखोगे ना, तो स्टॉक कई बार ऊपर कई बार नीचे जाके आपके बीपी को बढ़ाता रहेगा, और आपको अगर नहीं पता रहेगा तो आप अंत में क्या करोगे, सौदे को काट दोगे। तो 4 स्टॉक के बारे में बात करेंगे वन बाय वन, और ज्यादा डीप जाने की कोशिश नहीं करेंगे। बस ये देखेंगे कि स्टॉक का न्यूक्लियर एनर्जी में क्या कंट्रीब्यूशन है, और कैसे इनको न्यूक्लियर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन से फायदा होगा। जैसे हमने ऊपर पूरे इंडिया की बात की, यहां देखना होगा कि इंडिया कहां खड़ा है और अभी आगे का क्या प्लान है। ठीक उसी तरीके से स्टॉक को भी समझेंगे और रिलेट कर पाएंगे, जिसमें सबसे पहला शेयर है एनटीपीसी का। कंपनी पावर जनरेशन और सेल्स के बिजनेस में इन्वॉल्व है। इंडिया में टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 17% और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में 22% का मार्केट शेयर है कंपनी का। पिछले साल में एनपीसीआईएल से ज्वाइंट वेंचर किया, जहां 6 रिएक्टर को लेकर डील हुई। 2 रिएक्टर 700 मेगावाट के थे जो मध्य प्रदेश में, और 4 रिएक्टर 700 मेगावाट के राजस्थान में लगाए जाएंगे। यहां पर इस शेयर में देखोगे तो 2008 का एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट 242 के ऊपर में हो चुका है, और मल्टी ईयर ब्रेकआउट होने के बाद ये स्टॉक चलना शुरू हुआ है। अब यहां पर एक बड़ी प्यारी सी लर्निंग मैं लास्ट में समरी करूंगा हर स्टॉक के बाद, यानी मैं चारों स्टॉक को लेने के बाद, कि स्टॉक अभी ही क्यों चलना शुरू है। तो जो मैंने पहले बोला था ना, वो बात को आप रिलेट कर पाओगे और आपके अंदर का ट्रस्ट पॉइंट जनरेट हो पाएगा। वहीं पर दूसरे शेयर के बारे में बात करते हैं तो एचसीसी, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, 1926 में शुरुआत हुई थी, ओल्डेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। 60% इंडिया के न्यूक्लियर कैपेसिटी प्लांट को जो है एचसीसी ने ही बनाया है। इंडिया की सबसे बड़ी और पहली लाइट वाटर रिएक्टर जो तमिलनाडु में है, वो एचसीसी ने बनाया है। करेंटली 3 बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। बाग रिएक्टर, लैब एंड स्पेंट फ्यूल बिल्डिंग महाराष्ट्र, आईजीसीआर, तमिलनाडु रोपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट बांग्लादेश। अब इसको एक बार रोक दो। तो कंपनी के हम क्या कर रहे हैं, टू द पॉइंट कहां क्या कर रही है उस पे बताया। बट एक्चुअली अब एससीसी के चार्ट को लोगे तो एक बड़ी लर्निंग मिलेगी। 124 का हाई इसने 2008 को लगाया था, उसके बाद गिरावट हुई, और गिरावट होने के बाद जिस तरीके से एनटीपीसी अभी चलना चालू हुआ है, सेम कहानी स्टॉक भी अभी ही चलना चालू हुआ है। और उसमें ये एक अच्छे मल्टी ईयर ब्रेकआउट के 2012 के ब्रेकआउट की तरफ चलने की कोशिश में है, और वो मल्टी ईयर ब्रेकआउट 44-45 के ऊपर का है, जहां पे आपको नजर रखना है। तीसरा स्टॉक है सीईएससी, कंपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में इन्वॉल्व है। कंपनी 2 थर्मल पावर प्लांट को ऑपरेट करती है, जहां से 885 मेगावाट की पावर जनरेट होती है। रिसेंटली कंपनी ने हल्दिया थर्मल पावर प्लांट को कमीशन किया है, जिसकी कुल कैपेसिटी 600 मेगावाट की है। धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर सीईएससी की एक 100% ओन सब्सिडरी है। उन्होंने चंद्रपुर महाराष्ट्र में 300 मेगावाट के 2 थर्मल पावर प्लांट को इंप्लीमेंट किया है। अब इसके बाद अगर इस शेयर पर नजर डालें तो अगेन ये शेयर तो लाइफ टाइम हाई की तरफ चल ही रहा है, बट अगेन अगर इसके चाल पर, मतलब आप तीनों शेयर के चाल देख लो, चाहे एनटीपीसी हो, एससीसी हो, सीएससी, ये तीनों एक फॉर्मेट में जब से ये न्यूक्लियर एनर्जी का हुआ है तब से ये शेयर चलने कुछ ज्यादा स्टार्ट हुए हैं। फोर्थ है एलएनटी, लार्सन एंड टुर्बो, एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन सर्विस प्रोवाइड कराती है। राम मंदिर बनाने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइड्रोकार्बन, पावर, डिफेंस जैसे सेक्टर में काम कर रही है। न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होने वाले कुछ हेवी कंपोनेंट जैसे प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, प्लाज्मा रिएक्टर्स, क्रिटिकल इक्विपमेंट और सिस्टम फॉर हेवी वाटर प्लांट को प्रोड्यूस करती है। लास्ट ईयर कंपनी को न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से एक 2500 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जहां कंपनी न्यूक्लियर आइसलैंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल वर्क पे काम कर रही है, जो हरियाणा में है, और 2026 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की संभावना है। यहां पर सितंबर 2023 के अनुसार, डेटा के अनुसार, कंपनी के पास एनर्जी सेगमेंट में 1,06,802 करोड़ का ऑर्डर बुक है, जिसमें मेनली हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट है, याद रखिएगा। तो ये एक ओवरऑल ओवरव्यू हमने क्या आपको दिया, न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर का दिया, जहां पर जो मतलब शेयर जो है और भी काम करे, बट मेजरली कैसे वो न्यूक्लियर में एक्टिव है, उस चीज को हमने बताने की कोशिश की। चार्ट पैटर्न आपने देखा कि चार्ट पैटर्न में जो चाल है वो मोटा मोटा उस
पिछले कुछ मंथ से तीनों के तीनों में आ रहा है। तो ये एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट सी चीज है जो आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो बस लोगों के साथ शेयर कीजिए, कोई भी क्वेरी हो पूछते रहिए और प्यार देते रहिए।